नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, हाल फिलहाल में एक न्यूज़ चर्चा में रही है जिसमें आप देखेंगे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने H1B वीज़ा में जो फीस लगता था, शुल्क लगता था, उसको हाइक कर दिया है, मतलब उसमें वृद्धि कर दी है। अब ये जो वृद्धि है सीधे सीधे ट्रेड के ऊपर असर डालने वाली है। इसलिए यहाँ का जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में। यहाँ पर हमें जो समझना है बेसिकली वो H1 वीज़ा को समझना है। भाई H1 जो वीज़ा है ये प्रीलिम्स के हिसाब से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। H1B वीज़ा जो जारी किया जाता है अमेरिका की तरफ से, ये एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा होता है। मतलब अमेरिका की कंपनियों को ये परमिशन देता है कि वे स्किल्ड विदेशी फॉरेनर्स वर्कर, जैसे कि इंडिया से, चाइना से जो लोग कमाई करने के लिए अमेरिका जाते हैं, उनको हायर कर सकें। डायरेक्टली हम लोग या फिर हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो लोग तो प्रोटेस्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन सबसे पहला जो प्रोटेस्ट है यहाँ की कंपनियों ने दर्ज कर दिया है। और वो अच्छी तरह से जानती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो है ट्रेड को प्रायोरिटी देते हैं, कंपनियों को प्रायोरिटी देते हैं, तो हमारी बात वो ज़रूर मान लेंगे। अब अमेरिका की कंपनियों को फ़ायदा ये होता है कि उनको सस्ते रेट पर वर्कर अवेलेबल हो जाते हैं। कम दाम में काम करने के लिए स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई भी करना है और अपना खर्चा भी निकालना है। क्योंकि लोकल वर्कर्स जो है कम में काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सिंपल शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो H1B वीज़ा है, अगर कोई अमेरिकन कंपनी किसी खास टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल फील्ड जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी में हाईली स्किल्ड पर्सन चाहती है और यूएस में उसको लग रहा है कि मुझे महंगा पड़ेगा, तो वो किसी विदेशी को H1B वीज़ा स्पॉन्सर कर देगी और उसको वहाँ से अपने यहाँ पर ला सकती है काम कराने के लिए। H1B वीज़ा के कुछ मेन फीचर्स इस प्रकार के हैं कि ये जो है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। मतलब आपको H1B वीज़ा तभी मिलेगा जब कोई अमेरिकन कंपनी आपको हायर करना चाहती हो। इसके बाद मेन चीज़ जो ये है कि इसकी वैलिडिटी नॉर्मली 3 साल की होती है और इसको 6 साल तक बढ़ा सकते हैं। आप अपने स्पाउस मतलब पति पत्नी एंड चिल्ड्रन जिसकी उम्र 21 साल से कम है, इसको साथ में लेकर के जा सकते हैं। उन्हें H4 डिपेंडेंट वीज़ा दिया जाता है। वहीं जो H1B वीज़ा होल्डर है, इसको ग्रीन कार्ड मतलब परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी बाद में अप्लाई करने का मौका प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई इंडियन आईटी इंजीनियर है, TCS, इन्फोसिस, गूगल, अमेजन जैसी कंपनी में काम करता है और वो कंपनी उसे यूएस में भेजना चाहती है, तो वो उसके लिए H1B वीज़ा स्पॉन्सर करेगी। यूएस में बहुत सारे सैकड़ों तरह के वीज़ा होते हैं, लेकिन ब्रॉडली हम इनको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कि नॉन इमिग्रेंट, टेम्पररी स्टे मतलब काम, पढ़ाई, टूरिज्म, ट्रीटमेंट के लिए कुछ समय रहने के लिए यहाँ पर अलग टाइप के वीज़ा प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि H1B वीज़ा जो कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है, IT इंजीनियर्स इत्यादि के लिए है। इसके बाद H2A वीज़ा होता है, टेम्पररी एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए है, ठीक है। इसके बाद H2B वीज़ा होता है, टेम्पररी नॉन एग्रीकल्चर वर्कर के लिए रहता है। इसके बाद स्टडी रिलेटेड वीज़ाज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि F1, M1 एंड J1। F1 कब देते हैं? एकेडमिक स्टूडेंट्स लोगों को, यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए। M1 कब देते हैं? वोकेशनल स्टूडेंट्स को, टेक्निकल और ट्रेड स्कूल्स के लिए। J1 कब दिया जाता है? एक्सचेंज विजिटर्स वीज़ा, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, रिसर्च के लिए जा रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज के लिए जा रहे हैं, तो उनको J1 वीज़ा दिया जाता है। इसके अलावा टूरिज्म एंड बिजनेसेस के लिए B1 और B2 प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट वीज़ा थे।
अब यदि हम न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो देखिए, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो अमेरिका की सबसे बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक कानूनी मुकदमा लॉसूट दायर किया है। ये लॉसूट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा H1B वीज़ा एप्लीकेशन पर लगाए गए $1 लाख फ़ी को चैलेंज करता है। उनका कहना है कि ये जो नई फ़ीस वसूली जा रही है पहले से मौजूद कानूनों को ओवरराइड कर देगी, मतलब उनके ऊपर हावी हो जाएगी, जबकि उन एग्जिस्टिंग लॉस में पहले से ही H1B वीज़ा प्रोग्राम के लिए फ़ीस की व्यवस्था और नियम तय हैं। यानी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कह रही है कि सरकार को इस तरह से मनमाने तरीके से इतनी बड़ी फ़ीस नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये कानून के खिलाफ जाता है। आगे बताया जाता है कि सरकार ने ये जो फ़ीस बढ़ाई है $1 लाख की, उसका मेन पर्पस ये था कि यूएस एम्प्लॉयर्स जो अपने अमेरिकन वर्कर्स को हटा कर के विदेशी कामगारों को सस्ते में हायर कर रहे हैं, इस ट्रेंड को रोकना है। मतलब अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने लागू कर दी है। मतलब ये स्टेप सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि अमेरिका वर्कर्स की जॉब सेफ रहे और कंपनियां सिर्फ सस्ते फॉरेन एम्प्लॉयज़ लाने के लिए H1B वीज़ा का मिसयूज़ ना करें। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का कहना है कि ये जो नई फीस लगाई जा रही है $1 लाख की, ये अनलॉफुल है, क्योंकि ये इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के उन प्रावधानों को ओवरराइड कर दे रही है जो H1B वीज़ा प्रोग्राम को रेगुलेट करते हैं। उस कानून के अनुसार फीस का जो बेस है सरकार के द्वारा वीज़ा प्रोसेस करने में आने वाली एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन आप अचानक से इतनी बड़ी रकम लगा दे रहे हो, ये राशि बहुत बड़ी होती है जो प्रोसेसिंग कॉस्ट से कहीं ज़्यादा है। इसलिए चैम्बर का कहना है कि ये लॉ के खिलाफ है। इसके बाद ये जो मामला है यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में दायर किया गया है। अब दूसरी बात ये भी बताई जाती है कि H1B वीज़ा प्रोग्राम का ओरिजिनल पर्पस आखिर था क्या। ये प्रोग्राम हाई स्किल्ड जॉब जैसे कि IT, इंजीनियरिंग, साइंस, इस सेक्टर के लिए बनाया गया था जहां अमेरिकी कंपनियों को लोकल टैलेंट नहीं मिल पा रहा था। मतलब इसका मकसद ऐसा था कि ऐसी जगहों पर विदेशों से स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हम लाएंगे, ना कि सस्ते में वर्कर्स को हायर करके अमेरिकी जॉब को हम रिप्लेस करें। आगे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट नील ब्रैडली ने कहा है कि ये जो नई फीस लगाई जा रही है $1 लाख की, इतनी ज़्यादा है कि ये कोस्ट प्रोहिबिटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी और लगभग असंभव हो जाएगा। खास करके स्टार्टअप, छोटे और मध्यम आकार के जो व्यवसाय हैं उनके लिए तो काम ही ख़त्म होंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जब ये H1B वीज़ा प्रोग्राम बनाया था तो उसका उद्देश्य था हर आकार की अमेरिकी कंपनी को ग्लोबल टैलेंट मिल सके ताकि वे अपने ऑपरेशंस को यूएस में बढ़ा सकें। लेकिन ये नई फीस उस स्पिरिट को तोड़ देती है, क्योंकि अब छोटे व्यवसाय ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे बताया जा रहा है ये जो नई फीस लगाई गई है टेम्पररी है, यहाँ 1 साल तक ये इफ़ेक्टिव रहेगी, मतलब 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन यूएस सरकार चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकती है, मतलब सरकार के पास पावर है, चाहे तो वो इस फीस को आगे भी कंटिन्यू रख सकती है। यूएस सरकार ये नहीं बताती है कि कुल कितने लोग H1B वीज़ा पर अमेरिका में काम करें, ठीक है, अमेरिका में है किसी भी समय। वो सिर्फ 2 चीज़ बताती है, कितने लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और उनमें से कितने सेलेक्ट हुए, यानी एक्चुअल वीज़ा होल्डर की टोटल संख्या पब्लिश नहीं करी जाती है। लेकिन कुछ अन्य सोर्सेस हैं जैसे कि FWD.US जो एक एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, इमिग्रेशन और जस्टिस रिफॉर्म पर काम कर रहा है। उसका कहना है कि जनवरी 2025 तक अमेरिका में करीब 7.3 मतलब 7,30,000 H1B वीज़ा होल्डर थे। भले ही सरकार एग्जैक्ट फिगर नहीं देती है, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेस से तो ये आंकड़ा क्लियर हो गया है। इसमें से भी आप ये देखेंगे ना, लगभग 7.5 लाख लोगों में से 70% तो इंडियंस हैं। मतलब इस प्रोग्राम में इंडियंस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 2025 के जून तक 5,505 H1B वीज़ा मंजूर हुए थे। ये संख्या पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है।
मतलब भारत की आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो H1B वीज़ास का बहुत बड़ा हिस्सा यूज़ करती हैं।